वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो होपफुली आप सब ठीक होंगे और गुज़िश्ता ईद मुबारक। वैसे मैंने विश कर दिया था सबको। तो चलें स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आयोपिक नेम्स ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, याद होगा आपको, हमने रिसेंटली कॉमन नेम्स डिस्कस किए थे हाइड्रोकार्बन्स के बुनियादी तौर पे। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स हमें अच्छी तरह पता है हम किन्हें बोलते हैं। तो इस चैप्टर में वैसे हम 3 क्लासेस पढ़ने जा रहे हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस। बारी बारी तीनों को डिस्कस करना है, तो वो मैं आपको उसका पैटर्न भी समझाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तो फ़िलहाल ये कि हम आयोपिक नेम्स के बारे में बात करेंगे और हम हिस्ट्री की बात करेंगे, यानी नाम रखना नहीं सीखेंगे इस वीडियो में। हम देखेंगे आयोपिक नेम्स जो रहे हैं तारीख़ में, इनकी क्या हिस्ट्री रही है, किस तरह से जो है अब आपके पास जो आयोपिक का जो एक इदारा है जो तमाम किस्म के कन्वेंशंस हमें देता है, हम उन्हें फ़ॉलो करते हैं। उसी तरह कंपाउंड्स के नाम लिखने के भी उसने हमें कन्वेंशंस दिए हैं, तो हमें उन कन्वेंशंस को भी पढ़ना है। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल हम देखेंगे ये बन कैसे गया, कैसे जो है वो डिफरेंट किस्म के जो हैं पीरियड्स वो गुज़रे हैं, एराज़ गुज़रे हैं, उसके बाद जाके आपके पास जो है मौजूदा शक्ल में रूल्स आए हैं। ठीक है, चलें तो देखिए जी, हिस्ट्री की बात करते हैं। तो बच्चों, कंपाउंड्स को एक सिस्टमैटिक नाम देने का जो तरीक़ाकार है, इसको शुरू करने का जो कोशिश है वो तो बच्चे बहुत पहले से शुरू की गई है। ठीक है, देखिए 1889 की हम बात कर रहे हैं, काफ़ी पुरानी बात कर रहे हैं। तो देखा जा सकता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देने का जो सिस्टमैटिक वे से जो नाम देने का तरीका था, वो उसके ऊपर जो सोच है, जो फ़िक्र है, वो काफ़ी पहले से ही आ गई थी। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था कॉमन नेम्स में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। वो एक तो तमाम आइसोमर्स के ऊपर सही तरह अप्लाई नहीं हो सकते, उनके कॉमन नेम्स, कॉमन सिस्टम के पास प्रीफिक्सेस नहीं है हर किस्म के आइसोमर के एक्सप्लेन करने के लिए। और इसके अलावा जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, कॉमन नेम्स वहाँ पर जाकर फ्लॉप हो जाते हैं। कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर के बारे में किसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिला करती। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स वहाँ रही हैं। तो बच्चे, उन प्रॉब्लम से बचने के लिए हम आयोपिक नेम्स इस्तेमाल करते हैं, तो जो तमाम एक जैसे होते हैं तमाम दुनिया में। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, इसमें आपको ना कुछ स्टैट्स मिलेंगे, कुछ आपको ना मिलेंगे फिगर्स जो आपको याद करने होंगे। तो जिस तरह अगर आप टेक्स्ट बुक में देखें तो इस नाम के इस हेडिंग के नीचे ना आपको 3-4 तरह की डेट्स मिलती हैं। तो हम उन डेट्स की मदद से ही और भी कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, ताकि इसका एक सीक्वेंस बनाकर भी आपको समझ आए कि क्या हुआ, तारीख़ में क्या होता रहा है। तो बात है जी 1889 की। ठीक है, 1889 की बात है, और वहाँ उस वक्त एक इदारा कायम हुआ, आईसीसी। आईसीसी आपने इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल नहीं समझ लेना। ठीक है, ये बुनियादी तौर पे एक इदारा था, इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस। ठीक है, ये आपको लिखा मिल जाएगा, कोशिश करें लिख भी लें, लेकिन ये टेक्स्ट बुक में ये सारे नाम आपको मिलने हैं, मैंने एब्रीवेशंस यूज़ किए हैं। ठीक है, तो बेटा इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस हमारे पास एक इदारा था जिसने सिस्टमैटिक सॉल्यूशन जो है वो पहली मर्तबा नाम देने के लिए ढूंढा। इससे पहले कुछ सिस्टमैटिक वे में बात नहीं हुई थी। हालांकि मैं आपको बताऊं, इससे पहले भी मेन आपको पता है, सबसे पहले नाम देने के लिए सिस्टमैटिक तरीके से जिस बंदे ने एफ़र्ट की थी ना, वो 1860 में था। मतलब अगर 1889 है, यकीनन इससे ऊपर होगा अगर हिस्ट्री में जाए। 1860 के अंदर ना हमारे पास एक बंदा था, नाम उसका फेमस है, उसका काम आगे जाकर भी कुछ हम पढ़ेंगे। एक बंदा था ऑगस्ट केक्यूले, नाम सुना है कभी आपने इसका? ऑगस्ट केक्यूले। ये बंदा वो है जिसने बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कवर किया था। ठीक है, बेंजीन का स्ट्रक्चर तकरीबन 40-50 साल तक बड़ा मसला बना। डिस्कवरी के बाद तो बहुत देर तक मसला बना रहा, स्ट्रक्चर ही नहीं पता चलता था। तो ऑगस्ट केक्यूले ने ना ख्वाब में उसका स्ट्रक्चर देखा था। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे भी 9th चैप्टर में जाके ना, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। बहरहाल इस बंदे ने एक मीटिंग अरेंज की जिसको हेड किया इस बंदे ने खुद, ऑगस्ट केक्यूले ने ना मीटिंग हेड की थी, और उसमें पहली मर्तबा नाम देने के लिए कंपाउंड्स को यूँ एक सिस्टमैटिक अंदाज से बात की गई थी। ठीक है, लेकिन यकीनन ये अकेला बंदा कुछ नहीं कर सका उस वक्त, तो ये इतना कारगर नहीं रहा, लेकिन काम इसने शुरू कर, फ़िक्र इसने दे दी, लोगों के जहन में सोच डाल दी थी कि कंपाउंड्स के लिए एक सिस्टमैटिक वे में नाम होना ज़रूरी है जो इंटरनेशनली लिए जा सके। ठीक है, जो कॉमन नेम्स होते हैं वो इंटरनेशनल नहीं होते, हमें पता है। कंपाउंड्स का नाम वेरी करता है, जिस तरह आप बायोलॉजी में भी ये चीज़ पढ़ते हैं कि प्लांट या एनिमल का लोकल नेम हो सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल नेम्स होते हैं, साइंटिफिक नेम्स जिन्हें आप कहते हैं, वो पूरी दुनिया में एक जैसे होते हैं। उसी तरह आयोपिक नेम्स भी इंटरनेशनली जाने वाले हैं। तो बेटा 1860 में 12 अगस्त केक्यूले ने कोशिश की लेकिन कर ना सका। 1899 में एक इदारा कायम किया गया, इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस। इन्होंने सिस्टमैटिक
तरीके से ये जो नाम रखने का प्रॉब्लम था उसको सॉल्व करने की कोशिश की। कैसे सॉल्व करने की कोशिश की, क्या किया इन्होंने ऐसा, तो मैं आपको बताता चलूँ। इंटरनेशनल कमेटी पहली मर्तबा बनाई गई, ठीक है। तो इन्होंने जो कोशिश की इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस में, उसमें इंटरनेशनली पहली मर्तबा कमेटी एक जो है वो तश्कील दी गई और उसके ज़रिए से सिस्टमेटिक वे में नाम रखने की कोशिश की गई। तो ये अच्छी कोशिश थी, ठीक है। बहरहाल सिलसिला चल निकला था और उसके 3 साल के बाद 1889 के बाद 3 साल गुजरते हैं और 1892 में एक रिपोर्ट एक्सेप्ट की गई इन जनेवा में, ठीक है। जनेवा एक सिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर एक जो है वो रिपोर्ट जो है वो एक्सेप्ट की गई जिसे बोला गया जनेवा रूल्स। क्या बोला गया उसे? जनेवा रूल्स। इस नाम से एक रिपोर्ट जो है वो एक्सेप्ट की गई जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के आयोपिक नेम्स जो हैं वो रखे गए, ठीक है। बुनियादी तौर पे एलिफेटिक कार्बन्स के लिए रूल थे, लेकिन बेटा ये काम मुकम्मल ना हो सका। जनेवा रूल्स जो था, ये जो रिपोर्ट थी ना, ये इनकम्प्लीट रिपोर्ट थी और ये पूरी भी ना हो सकी। रीज़न क्या है, रिपोर्ट इनकम्प्लीट क्यों थी? क्योंकि बच्चे जनेवा रूल्स में ये जो थे ना, यहाँ पे जनेवा रूल्स में ना ये कोई 34 केमिस्ट थे जिन्होंने मिलकर ये काम किया था। 34 केमिस्ट समझते हैं ना, केमिस्ट्री का माहिर। तो 34 केमिस्ट थे जिसमें 9 यूरोपियन कंट्रीज़ से वो आए थे। 9 यूरोपियन कंट्रीज़ के 34 केमिस्ट थे जिन्होंने मिलकर ये रूल्स बनाए थे। और इनका ना एक गोल था, और वो गोल ये था कि भाई ये चाहते थे कि अपनी इस रिपोर्ट को ये मुकम्मल करेंगे उस वक्त जब ये साइक्लिक कंपाउंड्स के नाम के रूल्स दे देंगे। यानी इस रिपोर्ट में ना सिर्फ ओपन चेन कंपाउंड बल्कि साइक्लिक कंपाउंड्स के रूल भी ये देना चाहते थे, लेकिन ये काम ये मुकम्मल ही ना कर सके। इस वजह से जो जनेवा रूल्स था वो रिपोर्ट जो थी वो इनकम्प्लीट थी, ठीक है। उसमें ये रूल्स क्या बताए गए थे? उसमें बुनियादी तौर पे यही रूल्स कि आप चेन सेलेक्ट करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, सबसे पहले कार्बन चेन सेलेक्ट करें, फिर उसमें स्पेसिफिक किस्म के सफिक्स या प्रीफिक्सेस ऐड करें। रूल्स जब पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा, ठीक है। इस तरह के रूल्स इन्होंने देने की कोशिश की, लेकिन ये रिपोर्ट इनकम्प्लीट रही। और देखें 1892 के बाद हम जंप कर जाते हैं इकट्ठे 1930 पे। तो देखिए ज़रा, आप 38 ईयर्स के बाद, इतने सालों के बाद आप अगली कोशिश की बात कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है बेटा, 1892 के बाद मतलब काम हो गया था, लेकिन काम आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था इसका। तो 1911 में दोबारा कोशिश की गई थी और कमेटी बनी और उसने काम करने की कोशिश की, लेकिन बेटा फिर वर्ल्ड वॉर बीच में आ गई। आपको पता है जंग अज़ीम अव्वल हुई, कब से कब तक हुई थी? 1914 से 1918 तक, ठीक है। तो ये वर्ल्ड वॉर एरा असल में शुरू हो गया था, तो सारा काम वहीं पे ही स्टॉप हो गया और आगे कोई जो है वो फिर काम नहीं चल सका। ज़ाहिर है फिर वर्ल्ड वॉर के बाद स्टेबल होते होते ही जाके ख्याल आना था ना। तो फिर 1930 में 1930 में इस चीज़ को दोबारा लेके चलने की कोशिश की गई। अब 1930 में एक नया इदारा कायम किया गया जो कि था IUC से काफ़ी मिल रहा है, ठीक है, परेशान नहीं होना आपने। IUC कहना है इसको। ये क्या था? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। इंटरनेशनली फिर से एक यूनियन बनाई गई, एक कमेटी बनाई गई केमिस्ट्री की, IUC उसे कहा गया। तो बेटा इसने क्या किया? इसने एक मॉडिफाइड रिपोर्ट पेश की। मॉडिफाइड रिपोर्ट समझते हैं ना, मतलब जनेवा रूल्स कंप्लीट नहीं था, इसने मॉडिफाइड रिपोर्ट, एक अच्छी रिपोर्ट बनाई उससे और उसको प्रेजेंट किया। और बेटे इस रिपोर्ट का नाम रखा गया लीग रूल्स, ठीक है। ये टर्म हमारी किताब में भी है, लीग रूल्स। अब लीग रूल्स क्या था? तो बेटा इस रिपोर्ट में भी डिफरेंट किस्म के रूल्स जो थे वो बनाए गए थे। अच्छा मैं आपको बताऊँ रूल्स थे कितने भला? जो थी ना लीग रूल्स, इसमें 68 रूल्स थे। कंपाउंड्स को नाम देने के लिए 68 रूल्स बनाए गए थे और उनके तहत जो है वो नाम देने की कोशिश की गई। यकीनन ये जनेवा रिपोर्ट से अच्छी रिपोर्ट थी, लेकिन बच्चों फिर से मतलब मैं आपको बताता चलूँ कमियां तो हमेशा से ही रही हैं। इसने बहुत अच्छे अंदाज में एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन स्टिल अभी भी काफ़ी कमी रह गई थी, ठीक है। तो इसलिए अब नेक्स्ट एरा की तरफ चलते हैं 1930 से 1947 तक। तो देखें फिर से आप कोई 13 ईयर का गैप आप ले रहे हैं। तो बेटा यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे दूसरी जंग अज़ीम आ गई थी। दूसरी जंग अज़ीम आपको पता कब से कब तक रही है? 1938 से लेकर 1945, ठीक है। ये कोई 5-6 साल जंग अज़ीम दोइम, ये वर्ल्ड वॉर 1 थी ना, यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1।
और ये क्या थी, ये World War II, दूसरी जंग अज़ीम यहाँ पर होती रही। तो बेटा यकीनन काम यहाँ पे रुक गया, इस दौरान तो कोई काम नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद जो है 1947 में जाके लीग रूल्स वर मॉडिफाइड। असल में बेटा ये जो अरसा गुजरा है ना, यहाँ पे हमारे पास ना इदारा बन गया था जिसका नाम आयोपिक है। अभी तक देखें ना, ICC से बात शुरू हुई, फिर IUC बना है। असल में ये जो IUC इदारा है, इसी को मॉडिफाई कर दिया गया किसमें, आयोपिक। आयोपिक क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यू नो वेल। तो बेटा ये जो इदारा है आयोपिक, इसने फिर जो है वो भाग दौड़ संभाली और 1947 में जो लीग रूल्स में कमियां थी उसको दूर किया गया। कैसे, लीग रूल्स वर मॉडिफाइड, इन्होंने उसको भी मॉडिफाई किया और बेहतर रिपोर्ट देने की कोशिश की। समझ गए बात। और उसके बाद बेटा रिपोर्ट्स आती रही हैं और 1979 में जाके मोस्ट रिसेंट रिपोर्ट आई है। वैसे तो रिपोर्ट्स में आपको बताऊं ये काम मज़ीद हो गया हुआ है, लेकिन ये जो आपकी सिलेबस बुक है जो हम पढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक केमिस्ट्री सेकेंड ईयर की, बेटा वो काफ़ी पुरानी है। तो उसमें 1979 जो लिखा गया मोस्ट रिसेंट रिपोर्ट है जो उस वक्त दी गई। ठीक है, इस तरीके से देखें कैसे वक्त के साथ डिफरेंट एराज़ में कंपाउंड्स को नाम देने की कोशिश की गई और डिफरेंट किस्म की कमेटीज़ बनती रहीं और फाइनली जाके आयोपिक बन गया जो तमाम तरह के रूल्स और कन्वेंशन अब आपको देता है। तो आयोपिक नेम्स अब इन्हीं के दिए हुए हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, अच्छा देखें यहाँ पर एक छोटी सी हेडिंग मैंने नीचे लिख दी है, प्रिंसिपल ऑफ आयोपिक नोमेनक्लेचर। मैंने चीज़ें ये पहले ही मेंशन कर ली थी बेटा ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे। तो नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ आयोपिक नोमेनक्लेचर के आयोपिक जो नाम देता है, जो रूल्स देता है, उसकी एक प्रिंसिपल है, उनका एक कह लें एक नारा है, एक स्लोगन है जिसके तहत वो रूल्स देते हैं। और वो स्लोगन क्या है, आयोपिक का मानना ये है, क्या है, ईच डिफरेंट कंपाउंड, ईच डिफरेंट कंपाउंड should have a different name, ये जो बात है इसे हम बोलते हैं, ये प्रिंसिपल है, स्लोगन है एक तरह का आयोपिक का। देखिए ना, डिफरेंट कंपाउंड डिफरेंट नेम, यानी अगर मतलब इन शॉर्ट हम कहें तो आयोपिक चाहता क्या है, आयोपिक चाहता भी हर डिफरेंट कंपाउंड का डिफरेंट नेम। ठीक है, देखिए मैं आपको मिसाल देता हूँ, ब्यूटेन जैसे, ब्यूटेन दो आइसोमर होते हैं उसके, वो चाहते हैं भी दो तरह के ब्यूटेन है तो दो अलग अलग नाम हो। इसी तरह पेंटेन के आइसोमर 3 है, वो चाहते हैं पेंटेन के तीनों आइसोमर के डिफरेंट नाम हो, क्योंकि हमें पता है आइसोमर जो है वो डिफरेंट कंपाउंड होते हैं। इस तरह हेक्सेन की बात करें, उसके आप 5 आइसोमर हैं, आयोपिक चाहता है भी हर आइसोमर का अलग नाम होना चाहिए क्योंकि वो डिफरेंट कंपाउंड है। समझ के बात। तो ये चीज़ कहलाती है प्रिंसिपल ऑफ आयोपिक नोमेनक्लेचर, ईच डिफरेंट कंपाउंड शुड हैव अ डिफरेंट नेम। समझ गए। तो बेटा ये हिस्ट्री तो बेसिकली ख़त्म हो गई, हमें समझ आ गया आयोपिक नेम किस तरह दिए गए, किस तरह नहीं दिए गए। अब नेक्स्ट जो है हम क्या करते हैं, इस वीडियो के अंदर हम एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम डायरेक्ट उसको शुरू करें, अल्केन अल्कीन अल्काइन के लिए हमें वो चीज़ सीख लेनी चाहिए। ठीक है, तो पहले उस पर बात करते हैं, तो फिर इंशाल्लाह ताला हम रूल्स को सीखेंगे। तो देखिए जी, नेक्स्ट जो चीज़ हम देखने जा रहे हैं वो है जी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स। क्या है वो, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स। अब अल्काइल ग्रुप्स के बारे में हमने बात करनी, इनका नोमेनक्लेचर पहले ही हम सीख लें तो हमारे लिए बेहतर होगा। तो देखें जी, हम स्टार्ट करते हैं जी स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं जी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स। तो देखें, सबसे पहले हम देखेंगे अल्काइल ग्रुप की फॉर्मेशन कैसे होती है। ठीक है, अल्काइल ग्रुप्स क्या हैं, किस तरह, इसमें पूरी एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी और बड़े ध्यान से समझिएगा। ये बड़ा अच्छा टॉपिक, अक्सर बच्चे अल्काइल ग्रुप्स के हवाले से परेशान होते रहते हैं, तो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। अब तो बड़े ध्यान से एहतियात से आपने बातें सुननी है गौर के साथ, ताकि आपको प्रॉब्लम ना रहे। तो देखें जी, पहले हम देखते हैं फॉर्मेशन, अल्काइल ग्रुप बनता कैसे है। तो देखें, एक लाइन मैंने पहले ही लिख ली है और वो है जी, व्हेन वन हाइड्रोजन एटम इज़ रिमूव्ड फ्रॉम एन अल्केन, यानी अगर आपके पास एक अल्केन का मॉलिक्यूल है, अल्केन अब एक हाइड्रोकार्बन है, हमें पता है एक होमोलोगस सीरीज़ है बच्चों। अब अगर हमारे पास अल्केन का अगर एक कंपाउंड मौजूद है, उसमें से आप क्या करें, उसका फार्मूला लिखें, उस फार्मूले में से एक अदद हाइड्रोजन निकाल दें, कम कर दें, तो देन अल्काइल ग्रुप इज़ फॉर्म। तो वो फिर क्या बन जाएगा, असल में वो अल्केन अल्काइल ग्रुप में बदल जाएगा जब उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यही चीज़ देखें मैंने नीचे मेंशन की हुई है कि अल्केन है, माइनस कर दें उसमें से एक हाइड्रोजन एटम, तो आपको क्या मिल जाएगा, अल्काइल ग्रुप। मुझे उम्मीद है बात तो सीधी सी आपको समझ आ गई होगी।
तो इसको अब हम अप्लाई करेंगे। उससे पहले ये भी याद रखें, अल्काइल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जनरल फार्मूलाज में जब आपको ये मिलेंगे अल्काइल ग्रुप लिखे हुए, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम कैपिटल आर से। आर लिखा जब मिलेगा किसी फार्मूले में तो आप समझ जाएंगे असल में यहाँ पे अल्काइल ग्रुप आना है। तो अल्काइल ग्रुप की डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं। चलें डिफरेंट एग्जांपल्स की मदद से हम ज़रा इसको ना समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। डिफरेंट एग्जांपल्स लेके हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। आगे जाके इस मेंटल टेस्ट के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आना है, उसको भी आपने ध्यान से सुनना है। देखिए जी, मैं मिसाल ले रहा हूँ बेटे, अल्केन्स में सबसे छोटा अल्केन्स हम लिखते हैं और मैं नाम लेता हूँ मीथेन का, CH4। हमें पता है दिस इज़ द सिंपलेस्ट अल्केन। क्या नाम है इसका? इसका नाम हुआ करता है मीथेन। क्या नाम हुआ करता है इसका? मीथेन। सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन है मीथेन, सबसे छोटा अल्केन है, सॉरी। अच्छा देखें जी, ये मीथेन बन गया। अब मुझे क्या करना है, इसमें से अगर मैं एक हाइड्रोजन माइनस कर दूँ, देखिए ना CH4 है। CH4 को वैसे ऐसे भी लिखा जा सकता है कि आप 3 हाइड्रोजन्स को कार्बन के साथ लिख कर और एक हाइड्रोजन बाहर दिखाएं, यानी जिसको निकालना है ना हमने उसको बाहर करके हमने ना दिखा दिया कि देखें भाई इस हाइड्रोजन को हम निकालने जा रहे हैं। जाहिर है बॉन्ड ये वाला ब्रेक करेगा, बॉन्ड फ्री हो जाएगा। ये वाला जो हाइड्रोजन एटम आपको नज़र आ रहा है ना, इसको हम यहाँ से छुट्टी करवा देंगे, निकाल देंगे, भेज देंगे। तो देखिए ज़रा फिर ये असल में फिर क्या चीज़ बनने वाली है, क्या बच जाएगा? CH4 में से एक हाइड्रोजन निकला तो आपके पास बन जाएगा CH3 और ये बॉन्ड फ्री हो गया। तो बच्चे असल में ये जो चीज़ बनी CH3, ये कहलाएगा एक अल्काइल ग्रुप। समझ गए आप? अब अल्काइल ग्रुप का नोमेनक्लेचर भी हम साथ ही कर लेते हैं। तो भाई फिर इसको नाम अब कैसे देना है? भाई याद रखें, जितने कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप है उतने कार्बन वाला अल्केन जो होगा उसका नाम देखें क्या है। एक कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप है, एक कार्बन वाले अल्केन का नाम क्या है? मीथेन। आपने क्या करना है, इसको नाम देने के लिए अल्केन का जो ANE है ना उसको हटा देना, बाकी लिखना। तो ये बन जाएगा मीथ। ANE नहीं लिखा आपने क्योंकि ये अल्केन नहीं रहा। अब बेटा आपने ANE को रिप्लेस कर देना है किससे? YL। याद रहे L के बाद E नहीं लगाते। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, अल्काइल ग्रुप जब लिखते हैं तो वो एंड पे E भी लगाते हैं, मिथाइल। आवाज़ नहीं करिए, कई इंग्लिश के वर्ड में ऐसे होता है एंड पे L आता है, लेकिन यहाँ आता नहीं, याद रखें। तो ये होता है जी मिथाइल। तो नाम क्या बन गया? मिथाइल। ओके इस तरह अगर मेरे पास क्या हो, इससे बड़ा अल्काइल इससे बड़ा अल्केन आ जाए जिससे मैं अल्काइल ग्रुप बनाना चाहता हूँ। जैसे मैं 2 कार्बन वाले की बात कर लूँ तो 2 कार्बन वाला मेरे पास क्या होता है? ईथेन होता है ना, वो तो CH3। आप इसको अगर आप इकट्ठा करके लिखें, मतलब उसके मॉलिक्यूलर फार्मूले के तौर पर, तो आप उसको यूँ भी लिखते हैं ना, C2H6 इकट्ठा करके आपने लिख दिया। ऐसे भी लिख लें, दोनों तरह हम लिख के देखते हैं। अच्छा देखें, अब आपने क्या करना है, फिर से हाइड्रोजन रिमूव करना है अल्केन में से। पहले इसकी बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो बेटा मुझे बताएं यहाँ पर कितने पॉइंट्स हैं जहाँ से हाइड्रोजन निकल सकता है? 2 कार्बन है, तो यकीनन या तो आप हाइड्रोजन निकाल देंगे ये फर्स्ट वाले कार्बन से, तब भी अल्काइल बन जाएगा अल्काइल ग्रुप। अगर यहाँ से नहीं निकालना है तो फिर आप इससे निकाल दो। तो इसका मतलब 2 तरह के रेडिकल बने, 2 तरह के अल्काइल ग्रुप बनेंगे। तो जवाब है नहीं बेटा। दोनों कार्बन अगर आप देखें ना वो टर्मिनल है। टर्मिनल का मतलब होता है कोने पे, तो दोनों की पोजीशन एक जैसी है ना, चाहे आप इधर से निकाल दो इधर से, वही बात है, कान इधर से पकड़े उधर से पकड़े, तो भाई वो बात एक ही रहे, एक ही तरह का अल्काइल ग्रुप बनने जा रहा है। अब मर्ज़ी है आपकी, जहाँ से मर्ज़ी निकाल दें। चले मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, तो मेरे पास होगा ये पीछे वाले CH3 को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आगे वाला CH3 ना रहा, CH2 और एक बॉन्ड फ्री, तो ये बन गया अल्काइल ग्रुप। अगर आप इसको इस सेंस में लेते हैं C2H6, तो इसमें से एक हाइड्रोजन निकालें, क्या बनेगा? C2H5। इस तरह भी लिखते हैं। तो दोनों सूरतों में ये एक ही सेम अल्काइल रेडिकल है। इसका नाम लेना है तो नाम देखें जी, इसका नाम 2 कार्बन वाले अल्केन का नाम होता है ईथेन। अब हमने अल्काइल रेडिकल का नाम लेना है तो आप सिर्फ ईथ लिखेंगे, ठीक है, ANE नहीं लिखना, और उसके आगे आपने क्या ऐड कर देना है? YL। तो ये बन गया ईथाइल। पॉइंट फॉलो कर गए। इसी तरह अगर आप बात करें 3 कार्बन वाले की, तो केस और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा बच्चे। इस केस को आपने ज़रा मज़ीद ध्यान से देखना है। 3 कार्बन के लिए ना मैं ऐसे करके खोल के मेंशन कर रहा हूँ, आप मॉलिक्यूलर फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। वो मैं ये अगर फार्मूला देखें तो वो होता है C3H8। तो एक हाइड्रोजन निकालेंगे C3H7 बन जाएगा, ठीक है। तो वो ठीक है, हम इसकी बात अब करते हैं ज़रा। तो बेटा आपसे एक सवाल है, मुझे ये बताएं, आपके पास प्रोपेन 3 कार्बन वाला अल्केन मैंने लिख दिया हुआ है ऑलरेडी, तो मुझे बताएं यहाँ से कितनी पोजीशंस हैं जहाँ से हाइड्रोजन निकल सकता है? याद रखें जितनी तरह की पोजीशंस होंगी उतनी तरह के डिफरेंट अल्काइल ग्रुप बन सकते होंगे।
तो 3 कार्बन नज़र आ रहे हैं, तो शायद आप जवाब देंगे कि सर 3 पोजीशंस अवेलेबल हैं, 1 2 3। तो जवाब है बेटा 3 पोजीशन नहीं है, 2 पोजीशंस हैं जहाँ से हाइड्रोजन निकाले जा सकते हैं। बेटा एक तो पोजीशन है टर्मिनल पोजीशन, कोने वाली। अब वो चाहे आप ये वाली ले लें या ये वाली ले लें, ये सेम है। अगर आप इधर से हाइड्रोजन निकालेंगे अल्काइल ग्रुप बनेगा, चाहे आप इधर इसको छोड़ के यहाँ से निकालें तब भी बनेगा, लेकिन वो सेम होंगे क्योंकि दोनों कार्बन पहला कार्बन ही कहलाएंगे। अगर आप इधर से निकालेंगे गिनती यहाँ से शुरू हो जाएगी 1 2 3। अगर आप यहाँ से निकालेंगे गिनती यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3, ये रूल है। तो बेटा पहला कार्बन ही रहेगा, तो वो अल्काइल ग्रुप तो सेम बनेगा। और दूसरी पोजीशन है सेंटर वाला, सेंटर वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकालें तो ये एक अलग केस होगा और अलग अल्काइल ग्रुप बनेगा। तो आइए देखें दोनों केसेस को हम डिस्कस करते हैं। इसका मतलब है प्रोपेन से फिर 2 तरह के अल्काइल ग्रुप्स बनते हैं, ठीक है। तो पहला अल्काइल ग्रुप हम बनाने जा रहे हैं जब हम क्या करेंगे, टर्मिनल हाइड्रोजन को निकालेंगे। टर्मिनल फ़र्ज़ करें जी मैं इस टर्मिनल से निकाल रहा हूँ, तो देखिए मेरे पास क्या बचेगा, CH3 CH2, ये CH3 नहीं रहा, ये भी CH2 बन गया है क्योंकि एक हाइड्रोजन निकल गया, एक बॉन्ड फ्री। तो ये प्रोपेन से अल्काइल रेडिकल बन। और दूसरी पॉसिबिलिटी भी फ़ौरन देख लेते हैं, सेंटर वाले से निकालें तो क्या होगा भाई, CH3 ऐसे ही रहेगा, सेंटर में अब CH रहा और एक बॉन्ड फ्री हो गया, और ऊपर या नीचे दिखाऊंगा ना उस बॉन्ड को जो फ्री हुआ है। और नेक्स्ट जो CH3 है वो भी ऐसा रहेगा, ठीक है। अब बच्चे जो अल्काइल रेडिकल, जो अल्काइल ग्रुप बने हैं उनको नाम आपने कैसे देना है भाई, ये प्रोपेन से बना है तो इसको बोलेंगे प्रोपाइल, ज़ाहिर है प्रोप लिख कर आगे YL ऐड कर दूँगा, आप समझ गए ना। अब मैंने अलग रंग से नहीं लिखा था कि समझ गए आप चुके। इस तरह नीचे वाला भी क्या है भाई, वो भी तो प्रोपाइल ही है ना। लेकिन बच्चे एक फ़र्क आपने अब देखना है बेटा, ये वो प्रोपाइल है जो कि स्ट्रेट चेन में नॉर्मल प्रोपाइल, तो इसको आप लिखते हैं N प्रोपाइल। और इसको आप क्या लिखते हैं, ब्रांच वाला है, क्योंकि सेंटर में देखें ना मेन ट्रंक ये जा रहा है और साइड से एक ब्रांच निकल रही है। यकीनन इस बॉन्ड के साथ कोई भी चीज़ अगर आके अटैच होती है तो उसने ब्रांच ही बनना। तो ब्रांच वाला जो प्रोपाइल है उसका नाम होगा आइसोप्रोपाइल। ये N आइसो और नियो की टर्म्स यूज़ करना, ये मैंने आपको कॉमन नेम्स में बड़े अच्छे से सिखाया था। अभी जो मैं नेक्स्ट मिसाल देने जा रहा हूँ उसमें समझने में आपका ना उसके हवाले से ज़रा टेस्ट भी ले लूँगा, आप बताएंगे पहले और उसके बाद फिर यकीनन मैं बताऊँगा। तो बेटा 2 तरह का प्रोपाइल होता है, N प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। नॉमेनक्लेचर में आप ध्यान रखें किस किस्म के प्रोपाइल की बात हो रही है। क्लियर हो गया आप? ये होते हैं प्रोपेन से बनने वाले अल्काइल रेडिकल। अब बच्चों आप एक और एग्जांपल समझेंगे, वो एंटी टेस्ट के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है, और अगर वो बन के आ जाए तो यकीनन आप परेशान हो जाते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी भी सिखाऊंगा, उसको भी देखेंगे आप, और फिर आपको पता चलेगा कि वहाँ पे असल में हो क्या रहा है। ठीक है जी, चलें नेक्स्ट एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं। तो देखें जी, नेक्स्ट एग्जांपल मैंने यकीनन बच्चों ब्यूटेन की देनी है। ब्यूटेन का केस और भी जो है वो डिफ़िकल्ट और डिफरेंट होगा। डिफ़िकल्ट ना कहें क्योंकि जब आप समझ लेंगे तो डिफ़िकल्ट तो रहना ही नहीं, डिफरेंट केस होगा, क्योंकि बेटा ब्यूटेन के ना 2 आइसोमर होते हैं, आपको पता होगा। ब्यूटेन का एक आइसोमर होता है ये स्ट्रेट चेन, जिसमें तमाम चारों के चारों कार्बन एक सीरीज़ में जुड़े हुए होंगे, तो ये ब्यूटेन, इसे बोलते हैं एन ब्यूटेन। ठीक है। और दूसरा ब्यूटेन जो है उसको भी आप बड़े अच्छे से जानते हो, वो आपके पास क्या होता है जिसमें 3 कार्बन एटम तो जो है वो स्ट्रेट चेन में आपको जुड़े मिलेंगे और एक की ब्रांच लगी हुई होती है। तो ये दोनों हैं ब्यूटेन ही, लेकिन 2 डिफरेंट आइसोमर है, डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, तो यकीनन इनसे बनने वाले अल्काइल ग्रुप्स भी डिफरेंट होंगे, इसलिए इन्हें अलग अलग देखना ज़रूरी है। तो हम लिख लेते हैं भाई ये एन ब्यूटेन है। पहले हम इससे बनने वाले अल्काइल ग्रुप्स की बात करेंगे, कौन कौन से बनते हैं, कितने बनते हैं, और फिर उसके बाद हम आइसोब्यूटेन से बनने वाले अल्काइल ग्रुप्स की बात करेंगे कि इससे कितने बन सकते हैं और कौन कौन से बन सकते हैं। इससे पहले बेटा मैं आपको कुछ टर्म्स जो है वो सिखाने जा रहा हूँ, उसको ज़रा आपने और से देख लेना है। वो टर्म क्या है, वो है जी प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन और टर्शरी कार्बन क्या होता है। ठीक है बेटा, उसको एब्रीवेशन इस तरह करते हैं, लेकिन नाम पूरा क्या है, प्राइमरी